जो इस्लामिक एफबीआर ने सेक्शन 73 सबसेक्शन 4 है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, उसमें बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है टैक्स लॉ अमेंडमेंट के थ्रू। इस चेंज में बेसिकली जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको टारगेट किया गया। उसके साथ साथ जैसे हमेशा से होता हुआ है कि जो पहले से टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर बर्डन लगाया जाता है, उसी के ऊपर फर्दर पेनल्टी चार्ज की जाती है अगर कंप्लायंस नहीं होती। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे उनकी पेनल्टी उन लोगों के ऊपर लगाई जा रही है जो उनके साथ बिजनेस करते हैं, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। किस तरह की पेनल्टी लगाई जा रही है और लॉ में क्या चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया, आज की वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें। एग्जिस्टिंग लॉ के मुताबिक अगर हम ये देखें तो कोई भी अगर रजिस्टर्ड बंदा अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वो उसमें अपनी इनएग्जिट सी में सेल डिक्लेयर करता है। वो उसकी सेल में कुछ लोगों को, रजिस्टर्ड लोगों को सेल होती है, उसके कस्टमर रजिस्टर्ड होते हैं, और कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड होते हैं, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते। जो रजिस्टर्ड सेल है उसका तो कोई मसला नहीं है, उसका उसने आउटपुट टैक्स चार्ज करना है, उसमें से इनपुट टैक्स लेस करना है और बाकी जितनी भी पेमेंट निकलेगी वो जमा करवा देनी है एफबीआर को। इसमें एफबीआर को भी कोई मसला नहीं, क्योंकि सप्लाई चेन में कहीं भी ना रेवेन्यू का लॉस और एफबीआर को, और ना ही उस बंदे की नॉन कंप्लायंस की नजर आ रही है। मसला आता है अनरजिस्टर्ड सेल का, कि जहां पे एक बंदा, ये एक मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, ट्रेडर, जो भी बंदा है वो आगे किसी को सेल करता है जो कि अनरजिस्टर्ड है। इसमें अनरजिस्टर्ड लोगों में एंड कंज्यूमर निकल जाते हैं, क्योंकि एंड कंज्यूमर के ऊपर ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो एज ए मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, जैसे कि आपका होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर है और उसने मैन्युफैक्चरर से कोई चीज परचेज की, जो एज ए डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर काम कर रहा है, तो जो उसको सेल होती है उसमें लॉ में एक लिमिट डिफाइंड थी इस अमेंडमेंट से पहले। वो क्या थी कि एनुअली अगर हम ये देखें, एक बंदा अगर सेल करता है किसी ऐसे बंदे को जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो वो 100 मिलियन तक की उसको सेल कर सकता है। और अगर आप एक महीने की बात करें, वन टैक्स पीरियड की बात करें, तो 10 मिलियन की लिमिट थी कि कोई भी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर अगर किसी ऐसे बंदे को सेल कर रहा है जिसकी सेल सालाना 100 मिलियन से ज्यादा नहीं होती, या मंथली देखें तो 10 मिलियन से ज्यादा नहीं होती, तो उस पर कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं होती। अगर 100 मिलियन से सेल इंक्रीज करती है तो एफबीआर क्या करता है कि जो रजिस्टर्ड बंदा जिसने सेल की है उसके आउटपुट टैक्स में से जो इनपुट टैक्स लेस होता है, इस इनपुट टैक्स पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि ये जो इनपुट टैक्स लेस कर रहे हो, जितनी अमाउंट आपने एक्सीड की है इस लिमिट से, वो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। उतनी सेल के अगेंस्ट आप इनपुट टैक्स अपना एडजस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक बंदे को सेल की है, अनरजिस्टर्ड बंदे को किसी मैन्युफैक्चरर ने, वो है 120 मिलियन की, जो 100 मिलियन की एनुअल अगर हम देखें तो 120 मिलियन की सेल हुई है। अब अगर इस 120 मिलियन पे इनपुट टैक्स हम देखें जो उस बंदे ने अपनी परचेजेस के ऊपर पे किया होगा, सपोज कर लेते हैं कि वो 18 मिलियन है। ठीक है, अब यहाँ पे एफबीआर ये कह रहा है कि आपकी जो 120 मिलियन की सेल हुई है, इसमें आप 100 मिलियन के जितना आपका टैक्स बनता है, फॉर एग्जांपल 16 मिलियन, वो आप लेस कर लो इनपुट टैक्स। ये आउटपुट टैक्स इसका बनेगा आपका 18 मिलियन, इसमें से आप 16 मिलियन इनपुट टैक्स अपना लेस कर लो, बाकी आपका 2 मिलियन की पेमेंट होगी। लेकिन जो आपने ऊपर के 20 मिलियन, जो आपने एक्सीडिंग 20 मिलियन जो आपने सेल की है, इसके अगेंस्ट मैं आपको टैक्स, आउटपुट टैक्स तो मैं आपसे रिकवर करूंगा, लेकिन मैं इनपुट टैक्स की रिकवरी आपको अलाउ, जो क्रेडिट है वो आपको अलाउ नहीं कराऊंगा। इसका जो आउटपुट टैक्स अगर हम 18% ज्यूम करें तो बनता है तकरीबन 3.6 मिलियन। तो 3.6 मिलियन में से वो कह रहा है कि मैं आपको इनपुट टैक्स कुछ भी लेस करने नहीं दूंगा, जीरो होगा, सारी की सारी पेमेंट आप इस पे करोगे। ये एक लॉ में लिमिट डिफाइंड थी। अब इसमें क्या चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये जो टैक्स अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू। अब यहाँ पे जैसे अगर आप ये देखें, जो ग्रीन पार्ट है मैंने यहाँ पे प्रपोज लॉ में जो लिखा है वो आपका चेंज है, और जो ऊपर प्रोविजन लिखी हुई वो एग्जिस्टिंग लॉ है। रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी को मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि इसमें आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं करने की बात कर रहा। entitled to deduct input tax which is attributable to such taxable supplies exceeding in aggregate 100 million rupees in a financial year। एक साल की लिमिट 100 मिलियन, जो उससे एक्सीड करेगी अमाउंट, उसके अगेंस्ट जो इनपुट टैक्स होगा वो आपको वो अलाउ नहीं करेगा अगर आप किसी ऐसे बंदे को सेल करते हैं जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। या अगर मंथली लिमिट देखिए तो 10 मिलियन की। अब ये जो लिमिट्स हैं इनको रिवाइज कर दिया गया। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक्सीडिंग तक सारा वही लॉ है, यहां से चेंज इंट्रोड्यूस करवा के इन एग्रीगेट से इन अ फाइनेंशियल ईयर और इन अ टैक्स पीरियड एज अ मेड टू अ सर्टेन पर्सन। अब यहां पे एंड पे लिख दिया गया कि एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू अ सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर।
जो लिमिट थी उनको खत्म कर दिया गया और कहा गया कि एफबीआर एक सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर इशू करेगा और उसमें बताएगा कि कितनी लिमिट्स डिफाइंड है। लेकिन अगर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग देखें बाकी जो लॉ की प्रोविजंस हैं, तो हम ये लिमिट खुद से निकाल सकते हैं कि कितनी लिमिट एफबीआर जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है। वो कौन सी प्रोविजन है, लॉ के अंदर लिखा हुआ है, जो टीयर वन कैटेगरी है रिटेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर की, जिसकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने की सेल्स टैक्स, उसमें लिखा हुआ है कि अगर 236 जी और 236 एच, ये दो सेक्शन की जो टैक्सेस हैं, अगर वो कलेक्ट किए जाएं किसी ऐसे रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर ट्रेडर से, और वो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं, तो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाती है टैक्स में रजिस्टर्ड होने की। इस जो थ्रेश होल्ड है, इसको एफबीआर ने एक सेपरेट एसआरओ के अंदर एक्सप्लेन किया था, जो कि है आपका, नीचे मैंने इसका स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, 1 लाख रुपए की अमाउंट है, ये लास्ट पे मेंशन है कि 1 लाख रुपए का आपका थ्रेश होल्ड है। अगर 236 एज का जो टैक्स है 0.5% है आपका, 236 एज का टैक्स फॉर फाइलर, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2.5% है फॉर नॉन फाइलर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 1 लाख रुपए जो टैक्स की अमाउंट है, अगर मैं फाइलर के केस ट्रीट करूं, अगर आप इनकम टैक्स में फाइलर हैं तो फिर 1 लाख आपकी 236 एज की अमाउंट है, इसको मैं डिवाइड करूं 0.5% से, तो ये आपका रेवेन्यू निकलता है 20 मिलियन का। दूसरी तरफ अगर आप इनकम टैक्स में नॉन फाइलर हैं, तो 1 लाख को अगर हम डिवाइड करें 2.5% से, तो ये निकलता है 4 मिलियन। तो एक लिमिट डिफाइंड होगी कि अगर आप इनकम टैक्स में फाइलर हैं लेकिन आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है जो इनकम टैक्स में फाइलर है लेकिन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर से जितनी भी परचेजेस करेंगे वो 20 मिलियन से एक्सीड नहीं कर सकती। अगर वो एक्सीड करेंगे तो वो आपके साथ डील नहीं करेगा जब तक आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते। आपकी बिजनेस के ऊपर जहां सालाना 100 मिलियन की लिमिट थी, वहां सालाना 20 मिलियन की लिमिट आ गई, उसने 80 मिलियन की लिमिट जो है वो विड्रॉ कर दी। अभी ये ऑफिशियल नहीं है, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि लॉ में जो प्रोविजंस मेंशन है उसके मुताबिक कितनी लिमिट बन सकती है। दूसरी तरफ अगर आप नॉन फाइलर हैं इनकम टैक्स में और सेल्स टैक्स में भी आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो फिर आपका जो बिजनेस की लिमिट है वो 4 मिलियन तक, 40 लाख तक का बिजनेस चलो आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा का बिजनेस आप नहीं कर सकेंगे। ये जो 1 लाख की लिमिट डिफाइंड है ना, ये बेसिकली लास्ट 12 मंथ्स की है, मतलब 1 साल की लिमिट है 12 मंथ्स की। तो ये आपकी जो लिमिट निकली 20 मिलियन की फॉर फाइलर, 4 मिलियन की फॉर नॉन फाइलर, ये उन लोगों के लिए जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और वो किसी मैन्युफैक्चरर से परचेजेस करते हैं अपने ट्रेडिंग करने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए, तो उनके बिजनेस पे एफडीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। लेकिन दूसरी तरफ जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है उसको किस तरह पेनलाइज किया है, उसको एफबीआर ये कह रहा है कि अगर आपने किसी ऐसे बंदे को अपनी चीजें बेची जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो उसको मैं फिर इन लिमिट्स, जो 2 लिमिट्स हैं इनके अगर ऊपर आप जो भी सेल करोगे, तो फिर मैं आपको इनपुट टैक्स जितना बनता होगा उस सेल के अगेंस्ट वो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। तो हमेशा की तरह एफबीआर ने उन्हीं लोगों को टारगेट किया जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे भी रजिस्टर्ड है, टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एफबीआर की जो पेनल्टीज हैं सबसे पहले इन लोगों के ऊपर ही अप्लाई होती हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो पॉलिसी मेकर है उनके लिए, कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हमेशा क्यों लगाई जाती है, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उनको टारगेट करना चाहिए। तो एक रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग बिजनेस, और उसमें जो सेल्स टैक्स में लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको स्पेशली उनको टारगेट किया गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी, अपने ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज।